कुदरत ने उन मासूम बच्चों की ज़िंदगी पर ऐसा कहर ढाया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैसे तो राज ने एक छोटा सा स्टूल रख लिया था। जब वो उस पर खड़ा हो जाता तभी उसके हाथ किचन में रखे गैस स्टोव तक पहुंचते थे। ऐसा नहीं था कि उसकी हाइट कम थी, बल्कि वो था ही छोटा। अभी वो 7 साल का ही तो था। वो स्टूल पर खड़ा हो जाता और माचिस की तीली से चूल्हा जला लेता। उसे अभी लाइटर से गैस चूल्हा जलाना नहीं आता था। वैसे तो उसे माचिस से भी चूल्हा जलाना नहीं आता था। जब 3-4 तीलियां बर्बाद हो जाती तब जाकर कहीं चूल्हा जलता। कई बार तो उसका हाथ भी जल जाता। वो अपने हाथ को पानी में डालकर जलन मिटाने का प्रयास करता। चूल्हा जल जाने के बाद वो पानी भरी भगोनी को उसके ऊपर रख देता और मैगी का पैकेट खोलकर उसमें डाल देता। अभी उसे संगसी से पकड़कर भगोनी उतारना नहीं आता था, इसीलिए वो चूल्हे को बंद कर देता और जब तक भगोनी ठंडी नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही खड़ा इंतजार करता रहता। वो सावधानी पूर्वक भगोनी उतारता, फिर उसमें मसाला डाल देता, चम्मच से उसे मिलाता, फिर एक प्लेट में डालकर अपनी छोटी बहन कनिका के सामने रख देता। कनिका दूर बैठी अपने भाई को मैगी बनाती देखती रहती। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। जैसे ही प्लेट उसके सामने आती वो खाने बैठ जाती। राज उसे खाता देखता रहता और बार बार अपनी छोटी बहन से पूछता, और चाहिए? हाँ, कनिका खाते खाते ही बोल देती। राज थोड़ी सी मैगी और उसकी प्लेट में डाल देता और उसके सामने पानी का ग्लास रख देता। कनिका जब खा चुकी होती तब जितनी मैगी बच जाती वो राज खा लेता था। अक्सर मैगी कम ही बच पाती थी। दादा मैगी नहीं खाते, इसीलिए राज उनके लिए चाय बना देता। फिर राज दोनों की प्लेट, चाय का कप और भगोनी को साफ करके रख देता। वो कनिका का हाथ पकड़कर बाहर के कमरे में ले आता और दोनों चुपचाप बैठ जाते। इस कमरे में ही दादाजी का पलंग बिछा था जिस पर वे लेटे रहते थे। दादाजी को लकवा मार गया था, इस कारण उनसे चलते नहीं बनता था। हालांकि थरथराहट के साथ वे बोल तो लेते थे, पर उनकी इस भाषा को राज कम ही समझ पाता था। राज ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाथरूम तक ले जाता और फिर बिस्तर पर छोड़ देता। वे असहाय नज़रों से राज को देखते रहते। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू इस बात के गवाह थे कि वे बहुत कष्ट में हैं। इस कमरे में ही राज के माता पिता की फ़ोटो लगी थी जिस पर फूलों का हार डला था। फ़ोटो देखकर वे मम्मी पापा की यादों में खो जाते। मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, अभी रोटी सेकती हूँ, तब तक मैगी बना दूँ क्या? रोज़ रोज़ मैगी, मैं तो बोर हो गया हूँ। मम्मी, पराठे बना दो ना। चलो अच्छा ठीक है, मैं पहले तुमको पराठा ही बना देती हूँ, बाद में काम कर लूँगी। ये कहती हुई मम्मी अपना हाथ धोकर किचन में चली जाती। कुछ ही देर में वे प्लेट में पराठा, अचार और शक्कर रख कर ले आती। शक्कर कम खाया करो, चुनमुना काटते हैं, वे हंसती हुई कह देती। पर मुझे बगैर शक्कर के पराठा खाना अच्छा नहीं लगता मम्मी। अचार तो है, उससे खाओ। अचार तेल वाला, और फिर कितनी मिर्ची भी तो है उसमें। राज नाक सिकोड़ लेता। अच्छा बाबा, तुमको जो पसंद है वो खाओ। ये कहती हुई वो कनिका को गोद में उठा लेती। तुम क्या खाओगी? मम्मी, मुझे दूध चाहिए, चॉकलेट वाला। कनिका, तुम सिर्फ दूध ही पीती हो, एक आध पराठा भी खा लिया करो। मम्मी, आपकी मैगी और पराठा मुझे तो बहुत बुरा लगता है। ये तो भैया के लिए ही रहने दो, मुझे तो दूध दे दो, चॉकलेट वाला। ये कहकर वो मम्मी के गले से जोर से चिपक जाती। मम्मी उसे गले से लगाए ही दूध गर्म करती, फिर उसमें बॉर्नवीटा मिलाती और कनिका को अपनी गोद में बिठाकर उसे प्यार से पिलाती। राज और कनिका बाहर के कमरे में बैठकर एकटक अपनी मम्मी और पापा की फ़ोटो को देखते रहते। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। राज, चलो बाजार चलते हैं, तुम्हें जूता लेना है ना? अरे अभी तो मैं होमवर्क कर रहा हूँ, आकर कर लेना। अच्छा चलो पापा, पर आइसक्रीम भी खिलाना। मम्मी तक आवाज़ पहुँच चुकी थी। खबरदार, जो आइसक्रीम खाई सर्दी हो जाती है, नाक बहने लगती है। मम्मी की जोर से आवाज़ अंदर से ही आती। अरे एक आधा आइसक्रीम खा लेने से सर्दी नहीं होती, पापा बचाव करते। रहने दो, तुम्हें क्या है, परेशान तो मुझे ही होना पड़ता है। पापा समझ जाते कि अब मम्मी से बहस करना खतरे से खाली नहीं है। वे चुप हो जाते, पर हाथों के इशारों से राज को समझा देते
कि वे बाजार में आइसक्रीम खाएंगे ही। कनिका को भी ले ले, कहते हुए पापा कनिका को गोद में उठा लेते। बाजार से जब लौटते तो एक आइसक्रीम मम्मी के लिए लेकर आना नहीं भूलते। देख लेना राज, मम्मी बेलन लेकर मारने दौड़ेगी। पर पापा, हम सभी ने आइसक्रीम खा ली है, मम्मी ही अकेली नहीं खा पाई हैं, उनके लिए भी तो ले जाना ही पड़ेगा ना। रख लो बेटा, मैं भी उनके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। मम्मी को आइसक्रीम कनिका के हाथों से दिलाई जाती। मम्मी कुछ नहीं बोलती, आइसक्रीम को फ्रिज में रख देती। अरे खा लो, फ्रिज में वो पानी पानी हो जाएगी। पापा बोलते जरूर, पर वे मम्मी की ओर देख नहीं रहे होते थे। रख ली है क्योंकि तुम्हारा लाडला फिर मांगेगा तो उसे देनी पड़ेगी। अरे तुम खा लो, उसे दूसरी ला देंगे। पर मम्मी नहीं खाती। आइसक्रीम शाम को उसे फिर से मिल जाती। बाहर किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। राज बोझिल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। वो जानता था कि इस समय केवल काम वाली काकी ही आई होंगी। वैसे भी अब उनके घर में कोई आता जाता ही नहीं। पापा थे तब कोई न कोई आता जाता रहता था, पर अब तो जैसे सभी ने इस घर की तरफ से मुंह फेर लिया था। काम वाली काकी ही थी दरवाजे पर। दरवाज़ा खुलते ही वे अंदर आ गई। उन्होंने लाड से कनिका को गोद में उठा लिया। काकी जब भी इन बच्चों को देखती, उनकी आंखों से आंसू बह निकलते। कितना अच्छा घर था, सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। पर एकाएक कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि महीने भर में ही सारी खुशियां गायब हो गईं। राज के पापा राहुल बहुत भले आदमी थे। वे कचहरी में एक नौकरी करते थे, ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करने, और उनकी ईमानदारी की वजह से सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उम्र ज़्यादा नहीं थी, केवल 35 साल के थे। उनकी पत्नी अनामिका थी तो घरेलू महिला, मगर वे सामाजिक कामों में आगे रहती। राहुल उन्हें कभी रोकते नहीं थे। 2 संतानें थी, बड़ा बेटा 7 साल का और छोटी बेटी 5 साल की। पिताजी थे जो उनके साथ ही रहते थे। माँ का देहांत कुछ वर्ष पूर्व ही हो गया था। माँ की मौत ने पिताजी को तोड़ दिया था। वे बिस्तर पर लग गए। पिछले साल उन्हें लकवा मार गया, इसीलिए राहुल उनकी सेवा करते और उनकी पत्नी भी उन्हें अपने पिता की तरह ही सहयोग करती। वैसे तो राहुल का एक भाई और था, आलोक, पर वो शादी हो जाने के बाद से ही इसी शहर में अलग रह रहा था। एक बहन भी थी जिसकी भी शादी हो चुकी थी। पिताजी ने बाकायदा अपनी जायदाद को 3 भागों में बांट दिया था। आलोक को भी एक हिस्सा मिला और बहन को भी। वैसे तो पिताजी चाहते थे कि वे एक हिस्सा अपना भी बचाएं। बुढ़ापे का क्या भरोसा, किसी ने साथ नहीं दिया तो कम से कम 2 टाइम की रोटी तो खा ही लेंगे। पर राहुल ने उन्हें भरोसा दिला दिया था कि वे पूरे समय उनकी देखभाल करेंगे, वे चिंता न करें। उन्होंने राहुल की बात मान ली। राहुल जानते थे कि इस चौथे हिस्से के चक्कर में भाई बहनों में झगड़ा हो जाएगा। वे नहीं चाहते थे कि उनके भाई और बहनों के बीच कभी भी जायदाद को लेकर कोई झगड़ा हो। राहुल अपने भाई आलोक और बहन को बहुत स्नेह करते थे। बहन भी जब मायके के नाम पर आती थी तो राहुल के घर ही आती थी। आलोक के घर तो केवल बैठने जाती थी। अक्सर जब भी बहन मायके में रुककर अपनी ससुराल जाती तो राहुल फूट फूट कर रोते जैसे अपनी बिटिया को विदा कर रहे हों। राहुल शाम को घर लौटते तो अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर घुमाने ले जाते। बच्चे उनके आने की राह देखते रहते। कई बार उनकी पत्नी भी साथ हो लेती, पर अक्सर ऐसा नहीं हो पाता था। अनामिका घर में ठहर जाती और बच्चों के लिए खाना बनाने लगती। शाम का खाना सभी लोग मिलकर खाते थे। कनिका को खाना खिलाना अनामिका के लिए बड़ी चुनौती होती थी। वो पूरे घर में दौड़ लगाती रहती और हाथों में कौर पकड़े अनामिका उसके पीछे पीछे भागती रहती। अनामिका जानती थी कि कनिका का ये खेल है, इसीलिए वो कभी झुंझलाती नहीं थी। राज पापा के साथ बैठकर खाना खा लेता। अनामिका तो पिताजी को खाना खिलाने के बाद ही खुद खाना खाती। पिताजी के लिए खाना अलग से बनाती थी। अनामिका स्वयं सामने खड़ी रहकर पिताजी को खाना खिलाती और फिर उनकी दवाई भी देती। वो अपने पल्लू से पिताजी का चेहरा साफ करती और उन्हें सुला देती। तब तक राहुल अपने बच्चों का होमवर्क करा देते। राहुल के परिवार में कोई समस्या नहीं थी, पर एक दिन अचानक राहुल बीमार हो गए। ऑफिस से लौटे तो उन्हें तेज बुखार था, हल्की खांसी भी आ रही थी। वे रात भर तेज बुखार में पड़े रहे
उन्हें लग रहा था कि मौसम में परिवर्तन के कारण ही उन्हें बुखार आया है। हालांकि शहर में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था। इस कारण से अनामिका भयभीत हो गई थी। आप डॉक्टर से चेक करा ले। अनामिका की आवाज़ में भय और चिंता साफ झलक रही थी। नहीं, एक आध दिन देख लेते हैं, थकान के कारण बुखार आ गया हो शायद। वे उस दिन ऑफिस नहीं गए। उन्होंने अपने साहब को फ़ोन कर ऑफिस ना आ पाने के बारे में बता दिया था। अनामिका ने बच्चे को उनके पास नहीं जाने दिया। राज दूर से ही पापा से बातें करता रहा। पापा के बगैर उसका मन लगता कहाँ था। कनिका तो दौड़कर उनके बिस्तर पर चढ़ी गई। बड़ी मुश्किल से अनामिका ने उसे उनसे अलग किया। राहुल 2-3 दिनों तक ऐसे ही पड़े रहे। इन 2-3 दिनों में अनामिका ने कई बार उससे डॉक्टर से चेक करा लेने को बोला, पर वे टालते रहे। अनामिका की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अनामिका ने अपने देवर आलोक को फ़ोन कर राहुल की बीमारी के बारे में बता दिया था, पर आलोक देखने भी नहीं आया। उस दिन अनामिका ने फिर आलोक को फ़ोन लगाया। देवर जी, इनकी तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है। हमें लगता है कि इन्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अरे भाभी, आप चिंता मत करो, भैया ठीक हो जाएंगे। नहीं देवर जी, आज 5 दिन हो गए उनका बुखार उतर ही नहीं रहा है। आप आ जाएं तो इन्हें अस्पताल लेकर दिखा दें। अनामिका के स्वर में अनुरोध था। अरे मैं कैसे आ सकता हूँ भाभी, यदि भाई को कोरोना निकल आया तो। पर देवर जी, मैं अकेली कहाँ लेकर जाऊँ तुम्हारे भैया को। आप आ जाएं देवर जी प्लीज़। नहीं भाभी, मैं रिस्क नहीं ले सकता। और आलोक ने फ़ोन काट दिया था। अनामिका की बेचैनी अब बढ़ गई थी। उसने खुद ही राहुल को अस्पताल ले जाने का निर्णय कर लिया। अनामिका ने राहुल को सहारा देकर ऑटो में बैठाया और खुद उसे पकड़कर बाजू में ही बैठ गई। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला उन्हें अस्पताल ले जाने को तैयार हुआ। 500 रुपये लूँगा बहन जी, अस्पताल तो पास ही में है, 50 रुपये लगते हैं और आप 500 रुपये कह रहे हो। कोरोना चल रहा है बहन जी, और आप मरीज को ले जा रही हैं। यदि मरीज को कोरोना हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगा ना फोकट में। ऑटो वाले ने मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठाने की ठान ली थी। पर भैया, ये तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, आप दूसरा ऑटो देख लो कहकर ऑटो स्टार्ट कर लिया। अनामिका तो एक तो वैसे भी घबराई हुई थी। बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला था, इसीलिए वो 500 रुपये देने को तैयार हो गई। उसने राहुल को सहारा दिया। राहुल 5 दिनों के बुखार में इतने कमज़ोर हो गए थे कि स्वयं से चल भी नहीं पा रहे थे। अनामिका के कंधों का सहारा लेकर वे ऑटो में बैठ गए। ऑटो में भी अनामिका उन्हें जोर से पकड़े रही। बच्चे दूर खड़े होकर उन्हें अस्पताल जाते देख रहे थे। राहुल को कोरोना ही निकला। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टरों ने सीटी स्कैन करा लेने की सलाह दी। उसकी रिपोर्ट दूसरे दिन मिल गई। फेफड़ों में इन्फेक्शन पूरी तरह फैल चुका था। राहुल को किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराना आवश्यक था। अनामिका बुरी तरह घबरा चुकी थी। वो अकेले दूसरे शहर कैसे लेकर जाएगी। उसने एक बार फिर आलोक से बात की। देवर जी, इन्हें कोरोना निकल आया है और सीटी स्कैन में बता रहे हैं कि फेफड़ों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तत्काल इनको बाहर ले जाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाभी, मैं अकेली कहाँ लेकर जाऊँगी। आप साथ चलते तो मुझे मदद मिल जाती। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी, कोरोना मरीज के साथ मैं कैसे चल सकता हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ देवर जी, आप मेरी मदद कीजिए प्लीज़। देखो भाभी, इन परिस्थितियों में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये आपके बड़े भाई हैं देवर जी। यदि आप ही मुसीबत में मदद नहीं करेंगे तो मैं किसके सामने हाथ फैलाऊंगी। अनामिका रोने लगी थी, पर अनामिका के रोने का कोई असर आलोक पर नहीं हुआ। नहीं भाभी, मैं रिस्क नहीं ले सकता, आप ही लेकर जाएं। और आलोक ने फ़ोन काट दिया। हताश अनामिका बिलक पड़ी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 2-3 अस्पताल में भटकने के बाद आखिर एक अस्पताल में राहुल को भर्ती कर ही लिया गया। उसे सीधे आईसीयू में ले जाया गया, जहां किसी को आने की अनुमति नहीं थी। अनामिका को एम्बुलेंस बहुत मुश्किल से मिल पाई थी। उसने राहुल के ऑफिस में फ़ोन लगाकर साहब को बोला था। साहब ने ही एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई थी। हालांकि एम्बुलेंस वाले ने उससे 10,000 रुपये ले लिए थे। उसने कोई बहस भी नहीं की थी। इस समय उसे पैसों से ज़्यादा फिक्र अपने पति की थी। एम्बुलेंस में बैठने के पहले उसने एक बार फिर अपने देवर को फ़ोन लगाया था। इनके साथ मैं जा रही हूँ, घर में बच्चे और पिताजी अकेले हैं,
आप उनकी देखभाल कर ले। आलोक ने साफ इनकार कर दिया। उसने अपनी ननद को भी फ़ोन लगाया था। ननद पास के ही शहर में रहती थी, पर ननद ने भी आने से मना कर दिया। अनामिका अपने साथ बच्चों को लेकर नहीं जा सकती थी, और उन्हें ले भी जाती तो पिताजी। उनकी देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए। उसने अपनी काम वाली बाई को फ़ोन लगाया। संगीता ताई, मुझे इन्हें लेकर अस्पताल जाना पड़ रहा है। घर में बच्चे और पिताजी अकेले हैं। तुम उनकी देखभाल कर सकती हो। अनामिका के स्वर में दया भाव थे। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि संगीता उसका सहयोग करेगी। जब उसके सगे ही मदद नहीं कर रहे हैं, तो फिर काम वाली बाई से क्या अपेक्षा की जा सकती है। पर उसके पास कोई और विकल्प था ही नहीं। इसीलिए उसने एक बार संगीता से अनुरोध कर लेना उचित समझा। ज़्यादा तबीयत खराब है साहब की। हाँ, दूसरे शहर लेकर जाना पड़ रहा है। अच्छा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ जाती हूँ आपके घर। संगीता ताई ने अपेक्षा से परे जवाब दिया था। सच में तुम आ जाओगी संगीता ताई? अनामिका को विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, मैं अभी आ जाती हूँ, आप चिंता ना करें। संगीता ताई के स्वर में दृढ़ता थी। पर संगीता ताई, मालूम नहीं मुझे कब तक अस्पताल में रहना पड़े। मैं रह जाऊंगी, आप साहब का इलाज करा लें। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी संगीता ताई। अनामिका की आवाज़ में कृतज्ञता थी। इसमें एहसान की क्या बात है मेम साहब। हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम इंसान कहलाने लायक भी नहीं होंगे। संगीता ताई के स्वर में अपनत्व झलक रहा था। अनामिका के निकलने के पहले ही संगीता ताई आ गई थी। संगीता ताई के आ जाने से उसकी एक चिंता तो दूर हो गई थी। राहुल को भर्ती हुए 2 दिन ही हुए थे कि अनामिका को भी भर्ती होना पड़ा था। राहुल को भर्ती करा लेने के बाद उसे तो आईसीयू में जाने नहीं दिया जा रहा था, तो वो अस्पताल के परिसर में बैठी रहती थी। उस दिन उसे वहाँ तेज बुखार से तड़पता देखकर नर्स ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। पहले तो उसे जनरल वार्ड में रखा गया, पर जब उसकी तबीयत और बिगड़ी तो उसे भी आईसीयू में ही ले जाया गया। पति पत्नी दोनों के पलंग आमने सामने थे। राहुल ने जैसे ही अनामिका को आईसीयू वार्ड में देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अनामिका बेहोशी की हालत में थी, इसीलिए वो अपने पति को नहीं देख पाई। राहुल बहुत देर तक आंसू बहाते रहे। वे अपनी पत्नी को इस तरह हालात का जिम्मेदार खुद को ही मान रहे थे। अनामिका की बेहोशी दूसरे दिन दूर हो पाई। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा पाया, जिससे ऑक्सीजन उसके अंदर जा रही थी। घड़ी की टिक टिक करने जैसी आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। उसके हाथ में बोतल लगी हुई थी। वो बहुत देर तक हक्का बक्का सी सब देखती रही। उसे समझ में आ गया था कि वो भी आईसीयू वार्ड में भर्ती है। ऐसा समझ में आते ही उसकी निगाहें अपने पति को ढूंढने लगी। सामने के बेड पर पति को देखते ही वो बिलक पड़ी। राहुल भी पत्नी को यूं ही एकटक देख रहे थे। उनका मन हो रहा था कि वे पलंग से उठ खड़े हों और पत्नी के पास जाकर उसे ढांढस बंधाए, पर वे हिल भी नहीं पा रहे थे। पति पत्नी दोनों आमने सामने के बेड पर लेटे एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। अनामिका की सांसें सबसे पहले थमी थी। पति को देखते हुए उसने अपनी सांस ली। राहुल को तो तब पता चला जब उसने अनामिका का बेड खाली देखा। उसकी झपकी लग गई थी। उस बीच में अनामिका ने अंतिम सांस ले ली थी। नर्स ने बताया था कि सामने वाले बेड वाली महिला की मृत्यु अभी अभी हुई है। नर्स को पता नहीं था कि वो उसकी पत्नी थी। पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर राहुल को गहरा धक्का लगा और शाम तक वे भी चल बसे। दोनों की डेड बॉडीज स्वगृह में रख दी गई थी। अनामिका के फ़ोन से मिले नंबर पर अस्पताल के स्टाफ ने फ़ोन कर दोनों की मृत्यु की सूचना दी थी। अनामिका के मोबाइल में सबसे ऊपर आलोक का ही नंबर था। इस कारण आलोक को फ़ोन लगाया गया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरा नंबर संगीता ताई का था, जिस पर घंटी गई तो फ़ोन तुरंत रिसीव हो गया। संगीता ताई अनामिका के मोबाइल नंबर को जानती थी। जब से दोनों अस्पताल गए थे, तब से अनामिका रोज ही उससे बात करती रहती थी और अपने बच्चों के हाल चाल जानती रहती थी। इस बार संगीता ताई ने जो कुछ सुना उससे वो दहल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बच्चों को और पिताजी को इसकी सूचना दे या नहीं।
बच्चे वैसे भी जब से मम्मी पापा गए हैं तब से उदासी बैठे हैं। वे तो अभी मृत्यु का मतलब भी नहीं जानते। उसने खामोशी से दोनों की मृत्यु का समाचार सुना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रात जब भी मम्मी का फ़ोन कामवाली काकी के पास आता तो देखता तो मम्मी उससे बात करेंगी ये सोचकर संगीता ताई के पास आ जाता था। अनामिका संगीता ताई से सारा हाल जान लेने के बाद रात से बात करती थी और हिदायत भी देती थी कि संगीता ताई को परेशान ना करे। आज भी जब फ़ोन की घंटी बजी तो रात संगीता ताई के पास आकर बैठ गया था, इस उम्मीद में कि उसकी मम्मी उससे भी ज़रूर बात करेगी। पर आज संगीता ताई ने ही बात नहीं की थी, केवल फ़ोन सुना था और फिर बंद कर दिया था। मेरी बात कराओ ना मम्मी से। राज ने जैसे ही संगीता ताई को फ़ोन बंद करते देखा तो हड़बड़ा गया। प्लीज काकी, मुझे मम्मी से बात करनी है। राज ने संगीता ताई का मोबाइल झपटने का प्रयास किया, पर जैसे ही उसने संगीता ताई की आंखों में आंसू बहते देखे वो सहम गया। संगीता ताई ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने 2-3 बार आलोक को फ़ोन लगाया, तब जाकर आलोक से बात हुई। मैं काम वाली बाई बोल रही हूँ। आपके भाई राहुल और भाभी अनामिका को कोरोना के चलते निधन हो गया है। अभी अस्पताल से फ़ोन आया था तो मैं क्या करूं? आलोक ने दो टूक जवाब दे दिया। साहब जी, यहाँ तो केवल बच्चे ही हैं और पिताजी की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। हाँ तो बता दो। आलोक के स्वर में अभी भी कठोरता ही थी। आप कैसी बात कर रहे हैं साहब जी? मैं अकेली बच्चों को संभालूंगी कि पिताजी को? आप आ जाएं तो फिर हम बता देंगे। मैं नहीं आ रहा, तुमको जो अच्छा लगे वो कर लो। आलोक ने फ़ोन काट दिया। संगीता ताई की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसके पास राहुल की बहन का फ़ोन नंबर भी था। उसने उनसे भी बात कर लेना बेहतर समझा। दीदी, राहुल साहब और अनामिका जी का निधन अस्पताल में हो गया है। तुम कौन बोल रही हो? मैं काम वाली बाई हूँ, बच्चों की देखभाल के लिए यहीं रुकी हूँ। ओह अच्छा, कहाँ मौत हुई है उनकी, घर में कि अस्पताल में? अस्पताल में हुई है, वहीं से अभी फ़ोन आया था। अच्छा, सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके स्वर में दुख झलका भी। मैडम जी, अभी मैंने वहाँ किसी को बताया नहीं है। आप आ जाएं तो बता देंगे। मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं नहीं आ पा रही, कोरोना चल रहा है, फिर मैं क्या करूँ? संगीता ताई के स्वर में निराशा झलक रही थी। वो मैं कैसे बता सकती हूँ कि तुम क्या करो? मैडम जी, अभी तो साहब की डेड बॉडी भी अस्पताल में ही है। कोरोना मरीजों की डेड बॉडी परिवार को देते कहाँ हैं? पर वे तो कह रहे थे कि अंतिम संस्कार कर लो आकर। कहने दो, हम नहीं जाएंगे तो वो लोग खुद ही अंतिम संस्कार कर देंगे। वैसे तुमने आलोक भैया से बात की थी क्या? हाँ की थी, उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिर रहने दो, जैसी कुदरत की मर्जी। पर मैडम जी, भाई हैं वो और आप बहन भी हैं। आप लोगों को आकर अंतिम क्रियाकर्म करना चाहिए। संगीता ताई की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। अब तुम मुझे मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए। और बहन ने फ़ोन काट दिया था। संगीता ताई बहुत देर तक मोबाइल पकड़े हेलो हेलो करती रहीं। संगीता ताई ने पिताजी को सारा घटनाक्रम बता दिया था और वो करती भी क्या, उसके पास कोई विकल्प भी नहीं रह गया था। पिताजी ने सुना तो वे दहाड़ मारकर रोने लगे। उन्हें रोता देख राज भी रोने लगा। उसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत देर से संगीता ताई के कंधे से चिपका सारी बातें तो सुन रहा था, पर समझ कुछ नहीं पा रहा था। कनिका दूर खेल रही थी। उसने जब रोने की आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर संगीता ताई की गोद में जाकर बैठ गई। अस्पताल से फिर वो फ़ोन आया। संगीता ताई ने सारी परिस्थितियां उन्हें बता दी। साहब जी, हमारे घर में कोई नहीं है जो अंतिम संस्कार कर सके, पर अस्पताल को पैसे भी लेने हैं। तुम कौन बोल रही हो? मैं तो काम वाली बाई बोल रही हूँ। घर में और कोई नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं बस। देखो, हम बगैर अपना पैसा लिए डेड बॉडी तो देंगे नहीं और ना ही उसका क्रियाकर्म करेंगे। वो ऐसे ही रखी रहेगी। अब वो आप जाने, आप डेड बॉडी से ही पैसा वसूलने कहकर संगीता ताई ने फ़ोन काट दिया। दोबारा फ़ोन की घंटी बजी, पर संगीता ताई ने फ़ोन नहीं उठाया। संगीता ताई को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चों को और पिताजी को कैसे संभाले। अस्पताल से फिर फ़ोन आया। अब की बार उन्होंने दूसरे नंबर से फ़ोन किया था। संगीता ताई को लगा कि हो सकता है कि साहब जी के लिए किया हो किसी ने,
किसी रिश्तेदार का फ़ोन हो इसीलिए उठा लिया। देखो आपको अस्पताल के पैसे तो देने ही होंगे, नहीं दे सकते। साहब जी और मेम साहब दोनों का देहांत हो चुका है, तो पैसे कौन देगा? उनके परिवार में कोई और नहीं है क्या? उनसे बात कराओ। कोई नहीं है, जो है वे भी मर गए समझ लो, संगीता ताई की आवाज़ में तल्खी थी। देखो वो हम नहीं जानते, आप लोग आ जाएं और हमारा हिसाब चुकता कर दें। मैंने बताया ना कि मैं तो यहाँ काम करने वाली बाई हूँ, घर में कोई नहीं है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, आप पैसे दो और डेड बॉडी उठा कर ले जाओ यहाँ से। संगीता ताई कुछ नहीं बोली, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो जवाब क्या दें। यदि आपने हमारे अस्पताल की रकम नहीं चुकाई तो हम आपके घर वसूली करने वालों को भेज देंगे। फिर आप जानो, यदि वे कोई गुंडागर्दी करते हैं तो। संगीता ताई फिर भी चुप ही रहीं। अस्पताल वाला कर्मचारी बहुत देर तक ऐसे ही धमकाता रहा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फ़ोन रख दिया। डेड बॉडी नहीं लाई जा सकी। पिताजी बहुत देर तक रोते रहे, फिर चुप हो गए। पर राज को संभाल पाना संगीता ताई के लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। वो रह रहकर पूछता, काकी मम्मी पापा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। संगीता ताई कुछ नहीं बोलती, वो अपने आंसुओं को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ लेती। कनिका तो उससे दूर हो ही नहीं रही थी, वो उसे अपनी छाती से चिपकाए रहती। परिवार के सभी लोगों को घटना के बारे में पता लग चुका था, पर आया कोई नहीं। आलोक भी नहीं आया और ना ही बहन आई। संगीता ताई को भी अब अपने घर जाना था। वो ऐसे कब तक रह सकती थी, पर वो बच्चों को छोड़कर जा ही नहीं पा रही थी। घटना के चौथे दिन आलोक आए थे अपनी कार में। इसके थोड़ी ही देर बाद बहन भी आई। देखो संगीता ताई, हम लोग 2 दिन रुकेंगे, तुम अपने घर चली जाओ। वैसे तो संगीता ताई का मन घर जाने को हो रहा था, पर जिस हाव भाव से आलोक और उसकी बहन आई थी उससे वो विचलित हो रही थी। पर उसे जाना ही पड़ा, आखिर वो घर की केवल नौकरानी ही तो थी। राज और कनिका उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से आ पाई। आते समय उसने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को दबाते हुए लौट आई। संगीता ताई दूसरे दिन ही फिर वहीं पहुँच गई। अपने घर में उसका मन ही नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर बच्चों की याद आ रही थी। वो जब राहुल के घर पहुंची तब उसे घर के सामने एक छोटा हाथी खड़ा दिखा। वो चौंक गई। अरे इसमें क्या आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि साहब जी डेड बॉडी ही लाए हों? वो हड़बड़ाहट से सीधे घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर का सारा सामान अस्त व्यस्त हालत में था। दोनों बच्चे एक कोने में खामोश बैठे थे। घर का बहुत सारा सामान पैक हो चुका था। संगीता ताई भौचक रह गई। अरे आप क्या घर खाली करके कहीं जा रहे हैं? नहीं, पर अब भैया और भाभी हैं नहीं तो इतने सामान की क्या ज़रूरत है? बेकार में रखा रखा खराब हो जाएगा, इसीलिए इस सामान को हम ले जा रहे हैं। आलोक ने सामान पैक करते हुए बोला था। उसने संगीता ताई के चेहरे पर आ रहे भावों को देखा तक नहीं। संगीता ताई का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो समझ गई थी कि ये लोग अब साहब जी के घर को लूट रहे हैं। पर साहब जी बच्चे और पिताजी तो हैं ही ना, उन्हें तो सामान की आवश्यकता पड़ेगी ना। उन्हें जितने सामान की आवश्यकता है उतना छोड़ दिया है। अब की बार बहन ने उत्तर दिया। संगीता ताई कुछ नहीं बोली, वो अपनी हैसियत जानती थी। दोनों बच्चे पिताजी और संगीता ताई खामोशी के साथ अपने ही घर को लूटते देखते रहे। सामान ले जाने वाले वाहन के चले जाने के बाद दोनों ही अपनी अपनी कार में बैठकर निकल गए। जाते समय उन्होंने ना तो बच्चों से कोई बात की और ना ही पिताजी से। उनके जाने के बाद संगीता ताई ने घर के शेष बचे सामान को व्यवस्थित किया और झाड़ू लगाई। अब पूरा घर खाली हो चुका था। संगीता ताई ने दोनों बच्चों को और पिताजी को खाना खिलाया। उसे भी अपने घर लौटना था, इसीलिए उसने राज को कुछ ज़रूरी बातें बता दी थी। संगीता ताई का भी अपना घर है और उसे कुछ और घरों में काम के लिए जाना भी था, वरना उसका मन तो इन बच्चों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। संगीता ताई के जाने के बाद राज कनिका को अपनी गोद में लिटाकर दादाजी के पलंग के पास ही बैठ गया गुमसुम सा। उसे आज मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, पर वो अपने आंसुओं को दबाए हुए था। उसे एहसास होने लगा था कि वो घर में बड़ा है और कनिका की देखभाल उसे ही करनी है। संगीता ताई मजदूर महिला थी, उसे कई घरों में काम करके इतना पैसा तो कमा ही लेना होता था।
कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। इसीलिए वो दोपहर तक ही राज के घर आ पाती थी। उसने राज को मैगी बनाना और चाय बनाना सिखा दिया था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे भूखे ना रह सके। वो खुद ही अपने पैसे से कुछ सामान ले आती और दोपहर में आने के बाद खाना बना देती। शाम तक वो वहीं रुकती, कनिका को नहलाती, उसके कपड़े धो देती और घर की झाड़ू बुहारी कर देती। आज उसे देर हो गई थी। कनिका उसकी राह देख रही थी। मैगी बनाकर तो राज ने खिला दी थी, पर उसे माँ की गोद चाहिए थी, जिसका एहसास वो संगीता ताई की गोद में बैठकर कर लेती थी। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर संगीता ताई अंदर आई, कनिका उनकी गोदी में चढ़ गई। वो रो रही थी। उसे रोता देखकर राज भी रोने लगा था। मम्मी तो अब कभी नहीं आएंगी ना काकी, आप भी तो मेरी माँ ही हैं। आप हमें छोड़कर मत जाया करो प्लीज काकी। संगीता ताई की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो मन ही मन में अनाथ बच्चों को सहारा बनने का संकल्प ले रही थी। आज संगीता ताई के कंधे पर एक और परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाएंगी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।